हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ इन एक्सलेंट कोचिंग क्लासेस। और आज मैं आप लोगों को करवाऊंगी इंटरनेशनल बिजनेस। लास्ट चैप्टर है बिजनेस स्टडीज़ का, वन शॉट में चैप्टर कंप्लीट, होल चैप्टर इन वन शॉट करवाऊंगी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और क्योंकि सिलेबस का पार्ट है तो हमें करना ही है, हमारा तो फर्ज ही बनता है करना। तो बात ये है कि वन शॉट में कंप्लीट हो जाएगा। और इससे पहले आपको मैंने इंटरनल ट्रेड करवाया था, अभी इंटरनेशनल बिजनेस। सारे लास्ट के चैप्टर्स मैंने वन वन शॉट में कंप्लीट करवाए हैं, आप भी इसे कर लीजिए। जो इंटरनेशनल बिजनेस होता है वो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड मान लो, बिजनेस मान लो, एक ही बात है। उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ट्रेड क्या होता है। ट्रेड बेसिकली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, वन प्लेस टू अनदर। हम अगर अपने कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं, इन रिटर्न अगर हमें कुछ प्रॉफिट मिलता है, वो हमारा ट्रेड होता है। इंट्रोडक्शन में देख लेते हैं। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, गुड्स एंड सर्विसेज कैसे सेल होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में। इंटरनेशनल है तो ऑफकोर्स वन कंट्री अनदर कंट्री होगी, जैसे चाइना इंडिया से, इंडिया पाकिस्तान, पाकिस्तान जर्मनी, जर्मनी जापान, जापान अमेरिका, एक दूसरी कंट्री से सेल आउट होती है। और इसमें हम ये पढ़ेंगे कि इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए इंपोर्ट्स और एक्सपोर्ट्स का प्रोसीजर क्या होता है। ऑफ कोर्स आपको ये तो आपने नाम बचपन से ही सुना होगा, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट क्या होता है। तो इंटरनेशनल ट्रेड करने के लिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का पूरा फुल प्रोसीजर क्या होता है ये आपको पता चलेगा, ठीक है। तो पहले हम मीनिंग देख लेते हैं इंटरनेशनल बिजनेस का। द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जोग्राफिकल लिमिट्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज इंटरनेशनल बिजनेस। जब हमारे जोग्राफिकल लिमिट्स मतलब हमारी जो बाउंड्रीज होती है एक कंट्री से दूसरी कंट्री की, अगर हम उनको पार करके अपने बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो हमारा इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। ट्रेड कंट्रीज़ के बीच में, दो कंट्रीज़ के बीच में इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। इसमें गुड्स एंड सर्विसेज एक जगह से दूसरी जगह जाती है, जैसे कैपिटल, टेक्नोलॉजी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क्स, कॉपीराइट, नो हाउ, ये कुछ भी आपका एक जगह से दूसरी जगह अगर जाता है तो वो इंटरनेशनल बिजनेस कहलाता है। इफ़ अवर कंट्री बायज गुड्स एंड, अगर हमारी कंट्री किसी और कंट्री से गुड्स खरीदती है तो वो इम्पोर्ट होते हैं, और अगर हमारी कंट्री किसी और कंट्री में अपने गुड्स बेचती है तो वो एक्सपोर्ट कहलाता है। पता होगा, बचपन से पता होगा, नॉट अ बिग डील। नोट्स तो सारे बनाने हैं, इंट्रोडक्शन से लेकर सारे नोट्स आपको बनाने हैं। जो चीज़ मैं वीडियोस में दिखा दूँ, स्लाइड्स में दिखा दूँ, उसके नोट्स बनाने कंपलसरी है। तो पहला क्वेश्चन निकल के आया, व्हाट इज़ इंटरनेशनल बिजनेस कर लिया। दूसरा एक एक मार्क्स का क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एक्सपोर्ट, व्हाट इज़ इंपोर्ट लिख लिए। इफ़ अवर कंट्री बाइज गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम सम अदर कंट्री इज कॉल्ड एज इंपोर्ट, एंड इफ यू सेल सम गुड्स टू अनदर कंपनी इट इज़ कॉल्ड एज एक्सपोर्ट। समझ गए। अब हम देखते हैं प्रॉब्लम्स ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस की प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। सबसे पहली प्रॉब्लम होती है डिफरेंट करेंसीज। ऑफ कोर्स हर कंट्री की करेंसी डिफरेंट होती है। हमारे इंडिया के रुपीज़ है, कहीं की यान, डॉलर, यूरो, अलग अलग कंट्री की अलग अलग करेंसी होती है। तो सबसे पहले ये बहुत डिफिकल्ट हो जाती है, क्योंकि जब आप कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते हो तो आपको जो पेमेंट करनी होती है वो आपको उसकी कंट्री की करेंसी के अकॉर्डिंग करनी होती है, जो उस कंट्री में करेंसी चलती है। अगर हमारे इंडिया में रुपीज़ चलते हैं और अगर हम यूरोप में जाके रुपीज़ दे तो उनके लिए तो कागज़ का टुकड़ा है। आपको पहले कन्वर्ट करवाना पड़ेगा मनी बैंक से कि आप अपने रुपीज़ को यूरो में कन्वर्ट कर दो, फिर आप जाके वहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। तो पहले प्रॉब्लम हो जाती है डिफरेंट करेंसी। दूसरी हो जाती है लीगल फॉर्मेलिटीज़। बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होते हैं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन होते हैं, स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं। गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है। अरे आप यही देख लो, आपको अगर बाहर कहीं आउट ऑफ कंट्री जाना है तो पासपोर्ट बनने में कितना टाइम लगता है, उसमें कितनी लीगल फॉर्मेलिटी होती है। जबकि आपको सिर्फ कहीं ट्रेड करने नहीं जाना तो भी कितनी लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, और आपको ट्रेड करने जाने के लिए तो बहुत ज़्यादा लीगल फॉर्मेलिटीज़ होती है, जो आप अभी देखोगे, जो आप अभी लर्न करोगे, ठीक है। अब हम करते हैं डिस्टेंस बैरियर। डिस्टेंस बैरियर ऑफकोर्स एक कंट्री से दूसरे कंट्री में बहुत डिस्टेंस होते हैं। हमारे इंडिया के हमारे इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज़ होती हैं, जैसे चाइना हो गई, चाइना हो गई, पाकिस्तान हो गई, भूटान हो गई, श्रीलंका हो गई, इनके साथ तो हम ट्रेड कर सकते हैं। बट कोई ऐसी कंट्री जो हमारे इंडिया से बहुत दूर हो वो बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि सामान को भेजे कैसे, ट्रांसफ़र कैसे करें। फोर्थ लैंग्वेज बैरियर। ऑफ कोर्स लैंग्वेज प्रॉब्लम होते हैं, हर जगह के अपने अलग लैंग्वेज होते हैं। आपको हर जगह की लैंग्वेज है ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। वो मुझे आती है, काफ़ी जगहों की लैंग्वेज तो अलग बात है, बट हर बंदे को आया तो वो डिफ़िकल्ट बात है। मैं फ्रांस में ट्रेड कर सकती हूँ, मेरे फ्रेंड जाते हैं, जर्मनी में कर सकते हो, स्पेनिश में, स्पेन में कर सकते हो, इटली में कर सकते हो, और इंग्लिश तो खैर हर जगह है ही है। लेकिन और सब लोगों को लैंग्वेज है, दैट इज़ नॉट एन ईजी टास्क, ये हर बार पॉसिबल नहीं है, ठीक है। फिफ्थ डिफरेंस इन लॉज। हर कंट्री के अपने अलग लॉज होते हैं, हर कंट्री के अपने अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, जो भी हमारी दिक्कत का पार्ट बन जाती है। तो ये हमारी दिक्कत थी। फिर उसके बाद आता है इंफॉर्मेशन गैप। हर कंट्री अपनी अलग इंफॉर्मेशन शो करती है।
ये बहुत डिफ़िकल्ट होता है फॉरेन कंट्री में जाके उनकी एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ले आना, क्योंकि हर कंट्री अपनी अलग इन्फॉर्मेशन शो करती है, हर कंट्री के अपने अलग फाइनेंशियल पोजीशन होते हैं और वो दूसरों को नहीं सब कुछ बताते ड्यू टू ट्रस्ट इशूज़, वरना विश्वास टूटता है ना। अगर मैं हमारे इंडिया में आके कोई कहे इंडिया के सारे भेद खोल, तो हम तो नहीं खोलेंगे, वरना हमारे सारे भेद चले जाएंगे। तो इन्फॉर्मेशन गैप की प्रॉब्लम होती है, ट्रांसपोर्टेशन की ऑफकोर्स प्रॉब्लम होती है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत डिफिकल्ट होता है। और अगर आप एयरवेज यानी एरोप्लेन के थ्रू अपने गुड्स को ट्रांसफ़र करोगे, वो फास्ट तो होगे बट बहुत महंगे होंगे। समझ गए? ज़्यादा कुछ नहीं है इस चैप्टर में, एक तो ये इंटरनेशनल बिजनेस और इसकी प्रॉब्लम्स है, मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स भी दूंगी इसके, और इसके इंपोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर। ध्यान से इस प्रोसीजर को बना के ऐसे लिखना जैसे मैंने शो किया, बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपोर्ट प्रोसीजर का फर्स्ट प्रोसेस होता है ट्रेड इंक्वायरी। इंपोर्ट की कि हमें ट्रेड की इंक्वायरी करनी पड़ती है, वैसे इसका एक्सप्लेनेशन नहीं आती, फिर भी मैं थोड़ी बहुत बता देती हूँ कि आपको इंक्वायरी करनी पड़ती है, आप ट्रेड किस तरीके से कर रहे हो। प्रोक्योरमेंट ऑफ इंपोर्ट लाइसेंस, आपको इंपोर्ट का लाइसेंस लेना पड़ता है। ऑब्टेन अ फॉरेन एक्सचेंज लाना पड़ता है। प्लेसिंग ऑर्डर, आपको ऑर्डर प्लेस करना पड़ता है। आपको लेटर ऑफ क्रेडिट लेना पड़ता है। लेटर ऑफ क्रेडिट आपका एमकॉम फर्स्ट ईयर का कॉन्सेप्ट है, अभी बताने की कोई जरूरत नहीं, जब आप एमकॉम करोगे तब बताऊँगी। अरेंजिंग फॉर फाइनेंस, पैसों का इंतजाम करना पड़ता है। रिसिप्ट ऑफ शिपमेंट एडवाइस को लेना पड़ता है। रिटायरमेंट ऑफ इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स इसे करना पड़ता है। अराइवल ऑफ गुड्स को कंसीडर करना पड़ता है। कस्टम क्लियरेंस एंड रिलीज ऑफ गुड्स को देखना पड़ता है। ये स्टेप्स होते हैं इम्पोर्ट प्रोसीजर के, बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करोगे, जैसे लिखे हुए सेम वैसे ही लिखोगे। समझ गए? अगला एक्सपोर्ट प्रोसीजर। एक्सपोर्ट प्रोसीजर का पहला पार्ट होगा रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी एंड सेंडिंग कोटेशंस, रिसिप्ट ऑफ ऑर्डर इंटेंट, assessments importers credit worthiness and securing a guarantee for payment, obtaining export license, obtaining pre-shipment finance, production or procurement of goods, pre-shipment inspection, excise clearance, obtaining certificate of origin and reservation of shipping space। काफ़ी टफ लग रहा होगा बच्चों, मैं समझ सकती हूँ पढ़ने से, बट देखो जो चीज़ सेम होती है ना उसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं आपके लिए शॉर्ट क्या करूँ, अब जो इसके स्टेप्स है वो तो स्टेप्स हैं ही हैं। आपको ये अपने नोटबुक में लिखना है। इम्पोर्ट प्रोसीजर और एक्सपोर्ट प्रोसीजर कभी भी 3 से 6 मार्क्स तक का आ सकता है, सेम जैसे मैंने अपनी स्लाइड्स में शो किया, सेम आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लो। गॉट माय पॉइंट? अब इसके बाद हम देखते हैं डॉक्यूमेंट्स यूज्ड इन एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स का इस्तेमाल करते हैं हम अपने एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को करने के लिए या हम अपने एक्सपोर्ट्स के लिए। पहला होता है हमारा एक्सपोर्ट इनवॉइस। एक्सपोर्ट इनवॉइस हमारा एक्सपोर्टर इशू करता है, ये इन्फॉर्मेशन बताता है कि कौन से गुड्स भेजे जा रहे हैं और उनकी क्या वैल्यू है। इनवॉइस वही होता है कि आपके कितने गुड्स भेजे, बिल मान लो, तो ये एक्सपोर्टर इशू करता है, इसमें ये पता चल जाता है कौन से गुड्स भेज रहे हैं, उनकी कितनी वैल्यू है। सेकंड पैकिंग लिस्ट। पैकिंग लिस्ट हमें ये दिखाती है कि हमारे कितने पैकेट्स, जैसे अगर आपके 1000 पैकेट्स जा रहे हैं, 2000 पैकेट्स जा रहे हैं, तो ये दिखाता है आपके कितने पैकेट्स ऑफ गुड्स सेल आउट हो रहे हैं। ठीक है। फिर मेट्स रिसिप्ट, ये डॉक्यूमेंट्स गुड्स से रिलेटेड थे। अब डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू शिपमेंट मतलब जिसके थ्रू आप अपने सामान भेज रहे हो, आप शिप के थ्रू भेज रहे हो, एरोप्लेन के थ्रू भेज रहे हो, बस के थ्रू भेज रहे हो, बस के थ्रू कैसे भेज सकते हो, ट्रेन के थ्रू भेज रहे हो, किसी और सोर्स की वजह। तो पहला होता है मेट्स रिसिप्ट। मेट रिसिप्ट इसलिए होता है जब आपके कार्गो ऑफ शिप लोड होते हैं, कार्गो मतलब शिप, जब आपकी शिप्स में गुड्स लोड होते हैं तो उसकी शिप्स की आपकी डिस्क्रिप्शन बताया जाता है, शिप में कितने नंबर ऑफ पैकेट्स गए, शिप्स की क्या बर्थ है, क्या डेट है, किस तारीख में शिप को जाना है, किस तारीख में शिप को आना है, शिप नहीं कोई भी हो सकता है, ये उसके बारे में दिखाते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि सारे आगे की रिसिप्ट इसके आगे बात ही बनती है। नेक्स्ट होता है शिपिंग बिल। शिपिंग बिल हमारे डॉक्यूमेंट, और आप एमकॉम में पढ़ोगे 3 टाइप के डॉक्यूमेंट होते हैं शिपमेंट के लिए, एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट प्रोसीजर के लिए, जो कि हमारे कमर्शियल डॉक्यूमेंट, लीगल इंसेंटिव्स और हमारे अदर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, लेकिन अभी आपके कुछ ही हैं उनमें से। तो ये हमारा मेन डॉक्यूमेंट होता है जो हमारा बताता है एक्सपोर्टर नेम और एड्रेस। शिपिंग बिल में हमारा एक्सपोर्टर नेम और एड्रेस होता है। और डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू पेमेंट, लेटर ऑफ क्रेडिट, मैंने पहले बताया था, आपको आगे पता चलेगा लेटर ऑफ क्रेडिट के बारे में, लेकिन लेटर ऑफ क्रेडिट एक हमारा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है जो शो करता है कि कितना अमाउंट लगा, कितना खर्चा आया है इस एक्सपोर्ट ट्रांजैक्शन को करने में, आपका कितना खर्चा आया है। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये तो आपने पढ़ रखा होगा, आपका अकाउंटेंसी का चैप्टर भी है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज हमारे इंपोर्टर यूज़ करते हैं, ये बताते हैं कि अगर आपको पैसे उधार पर देना तो इस बंदे को इतने समय, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, जितने भी समय बाद आप उतने पैसे उसे दे दो, उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहते हैं। गॉट माय पॉइंट? तो ये डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ, ये देखो इसके ये कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इंपोर्ट्स, वो एक्सपोर्ट के थे, अब इंपोर्ट के। पहले ट्रेड इंक्वायरी।
ट्रेड इंक्वायरी में ये हमारा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें हमारे प्राइस और टर्म्स एंड कंडीशन होती है गुड्स की। सेकंड परफॉर्मा इनवॉइस, परफॉर्मा इनवॉइस में हमारे क्वालिटी, ग्रेड और साइज़ ऑफ गुड्स होता है, प्राइस ऑफ गुड्स होता है। तीसरा शिपमेंट एडवाइस, शिपमेंट एडवाइस में हमारे ये बताया जाता है कि कौन सी शिप बेस्ट होती है, कौन सा तरीका बेस्ट होता है, किसी एक्सपीरियंस बंदे से पूछा जाता है। फिर बिल्स ऑफ एंट्री, बिल्स ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें सारी कस्टम अथॉरिटीज़ की ड्यूटीज़ को बताया जाता है कि क्या क्या आप मतलब किस समय हमारे गुड्स एंटर हुए। फिर साइड ड्राफ्ट, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा आप हाई लेवल का अभी आपको नहीं आएगा। अनसेंस ड्राफ्ट, इम्पोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट, आप अपने नोटबुक में नहीं लिख लेना। इम्पोर्ट जर्नल मैनिफेस्ट ये कंसीडर करता है कि हमारे गुड्स कितने लोडेड हुए कैरियर के बाद। और डॉक चालान, हमारा चालान जो चालान होता है ना, ये हमारे ये दिखाते हैं कि कितना आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कहते हैं ना, कुछ टिप वगैरह वो देनी पड़ती है, ठीक है। तो आपको ये सारे लिखने हैं इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट के, डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड टू इम्पोर्ट ट्रांजैक्शन, इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। अब मैं WTO के बारे में बताती हूँ, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। हर बच्चे को इसके बारे में पता ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैसे ही होता है। जब भी ट्रेड का नाम आए तो WTO तो आता ही आता है। जैसे हर चीज़ की एक हेड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी होती है, मतलब जैसे हम ये मान लो कि आपके CA की ICAI हो गई, या हमारी डॉक्टरिंग की एम्स हो गई, ऑल इंडिया मेडिकल, ऐसी ट्रेडिंग की वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है WTO। सबसे पहले 1 मार्क्स का MCQ में कई बार क्वेश्चन आ जाता है, ये कब इस्टेब्लिश हुआ था। WTO इस्टेब्लिश हुआ था 1 जनवरी 1995 में। अभी आपके सिलेबस में सिर्फ WTO ही है। जब आप आके ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे तो आपको पता चलेगा कि WTO एक पार्ट नहीं था। इससे पहले GATT गाट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड टैक्सेस था, उसमें कुछ कमियां रह गई थी तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है। खैर छोड़ो, अभी आपको करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अभी तो आप WTO ही कर लो, उससे आपका काम चल जाएगा। ये 1 जनवरी 1995 में इस्टेब्लिश हुआ था। उसके बाद ये एक परमानेंट सेटलमेंट था जो सारी कंट्री में इक्वालिटी को प्रमोट करता था। कई बार बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोल ऑफ WTO क्या होता है, WTO क्या रोल प्ले करता है। पहला रोल होता है ये हर कंट्रीज़ को एनकरेज करता है कि तुम ट्रेड करो। ये कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाता है। डिस्प्यूट सेटलमेंट, अगर कोई लड़ाई झगड़े हो जाए किसी कंट्रीज़ के बीच में, ये उसे सेटल आउट करता है। ये रूल्स एंड रेगुलेशन ऐसे बनाता है जो सारी कंट्रीज़ को फॉलो करने पड़ते हैं। ये IMF और IBRD से कॉन्ट्रैक्ट में रहता है कि अगर किसी को फाइनेंस की कमी यानी पैसों की कमी हो जाए तो कोई उसे पैसा उस कंट्री को दे दे। अब IMF आप पूछोगे वो क्या होता है, तो वो होता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, और IBRD इंटरनेशनल बैंक ऑफ रीजनल रूरल डेवलपमेंट। ये इन दोनों बैंकों का काम होता है पैसा प्रोवाइड करना लोन पे। अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आपको लोन पे पैसा ही प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये WTO का डायरेक्ट लिंक होता है IMF और IBRD से। अगर आपके पास पैसा नहीं होता है तो ये आपको पैसा प्रोवाइड करने में हेल्प करता है। कौन? WTO। और ये रेगुलर चेक करते रहते हैं कि जो आपके गुड्स जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटी के जा रहे हैं, वो अच्छी जो आपके गुड्स जा रहे हैं वो अच्छी क्वालिटीज़ की जा रहे हैं, और गुड्स जो है वो आपके बिल्कुल सही ही हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। क्योंक रिकैप था, ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं था। इस चैप्टर में सिर्फ आपको क्या करना है, इंटरनेशनल बिजनेस क्या होता है, उसके डिस्प्यूट्स क्या होते हैं, इंपोर्ट प्रोसीजर, एक्सपोर्ट प्रोसीजर, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट, एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट, WTO, रोल ऑफ WTO। मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया अपनी वीडियोस में, अपनी स्लाइड में, तो आप इसे लिख लेना। उसके बाद मैंने कुछ शॉर्ट आंसर्स भी दिए हैं 1 मार्क्स के, आप इसे भी अपने नोटबुक में नोट डाउन कर लेना। द सर्टिफिकेट स्पेसिफाइज द ओरिजिन ऑफ गुड्स, नेम द डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, ये लर्न कर लेना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं इसे बोल नहीं रही, आप बस इसे देख लो, मैं अपनी स्लाइड में दिखा रही हूँ। आप इन क्वेश्चन आंसर्स को 1 मार्क्स के नोटबुक में नोट डाउन जरूर करना। जो चीज़ मैं करवाती हूँ स्लाइड्स में वो ऑफकोर्स इंपॉर्टेंट तो होती ही है। क्योंकि रिकैप होता है चैप्टर का तो थोड़ा मैं 1 शॉट में थोड़ा जल्दी करवा देती हूँ। तो एक्सप्लेनेशन तो मैंने कर दी, इसके बाहर और कुछ तो टॉपिक है नहीं। ये क्वेश्चन आंसर एक बार मैं दोबारा आपको शो कर देती हूँ। ये लो, धीरे धीरे पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो टू नोट इट डाउन। होपफुली इसे लिख लिया होगा आपने। अब एक ये है और क्वेश्चंस, ये थोड़े लॉन्ग क्वेश्चन है कि बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, मीनिंग ऑफ बिल ऑफ लेडिंग क्या होता है, बिल ऑफ एंट्री क्या होती है, मैंने अपने टेबल में शो किया, आप उस टेबल में जाके देख लो। रोल ऑफ WTO क्या होता है मैंने आपको बता दिया। डिफरेंस बिटवीन साइड एंड यूसेंस ड्राफ्ट एंड बिल्स ऑफ लेडिंग एंड ईयर बिल, इसमें मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, वरना मैंने अपने स्लाइड्स में प्रीवियस भी शो कर रखी है। बेसिकली साइड ड्राफ्ट हमारे इंपोर्टर पेमेंट के लिए यूज़ करते हैं जब आपके गुड्स डिलीवर हो जाते हैं। ड्राफ्ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो ये शो करता है कि हाँ भाई हाँ हमारी पेमेंट हमें मिल चुकी है।
और बिल ऑफ लेडिंग तो मैंने बताई था, लेडिंग मतलब लोडेड कि आपके बिल, आपके गुड्स प्रॉपर्ली लोड हो गए हैं शिप में। प्री शिपमेंट फाइनेंस क्या होता है कि अगर आपके पास फाइनेंस पैसों की कमी है तो पहले आपको उन सोर्सेज से पैसा दे दिया जाए। ऐसी कौन सी कंट्रीज़ है जो इंडिया जिनके साथ ट्रेड करती है? यूएसए, यूके, बेल्जियम, जर्मनी, जापान, स्विट्ज़रलैंड, हांगकॉन्ग, चाइना, सिंगापुर, इन सब के साथ हमारी कंट्री ट्रेड करती है। आपको इन सब का मीनिंग बताना, ट्रेड इंक्वायरी, इम्पोर्ट लाइसेंस, शिपमेंट एटसेट्रा, ये सारे मैंने आपको इम्पोर्ट डॉक्यूमेंट्स में बता दिया, वहाँ पर देख लेना। और लास्ट, ट्रेंड्स एंड प्राइस्ड हैज़ रिसीव्ड 5000 जीन्स फ्रॉम वॉलमार्ट, व्हाट प्रोसीजर? रिसीव्ड, कोई भी चीज़ अगर हमारी कंट्री में रिसीव हो तो वो एक्सपोर्ट के लिए होते हैं, वो एक्सपोर्ट प्रोसीजर होता है। ठीक है, तो चैप्टर ख़त्म। आज मैंने आपको सारे चैप्टर्स कंप्लीट करवा दिए हैं बिज़नेस के। हमारा बिज़नेस का सिलेबस कंप्लीट हो गया। आप इसे अपने नोटबुक में नोट डाउन करिए, लिखिए, याद कीजिए, पढ़ लीजिए। और फिर भी अगर आपके दिमाग में ना कि सिर्फ इसी चैप्टर से रिलेटेड, अगर कोई और भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी किसी भी तरीके का डाउट हो, दैन यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू आउट। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए।